बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छा जी बच्चों, चैप्टर नंबर 4 हमने शुरू किया हुआ है और इसमें जो टॉपिक था मेन वो क्या था? टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस का टर्निंग का इफ़ेक्ट, कि ताकत लगाने से कोई चीज़ अगर घूम सकती है तो वो क्या चीज़ बनती है, वो हम पढ़ रहे हैं। टॉर्क हमने इससे पहले पढ़ लिया है और चूंकि इसमें फोर्स इन्वॉल्व होती है तो फोर्स के जो पार्ट्स बाज़ औक़ात हमें बनाने पड़ते हैं वो अब अभी हमें यहाँ पे वो सिखाएगा, कि जिसको उसने टाइटल दिया हुआ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स हैं लेकिन जाहिर है वेक्टर्स हमने पीछे भी पढ़ा था। फोर्स भी चूंकि वेक्टर है तो जैसे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स हम पढ़ेंगे उसी तरह से रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स भी हम पढ़ेंगे, कि एक जो फोर्स है या एक जो वेक्टर है उसको कैसे उसके पार्ट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, वो यहाँ पे हमारे पास आना है। आज हम इसको तफसील से पढ़ेंगे। सो देखें, कहता है बाय हेड टू टेल रूल, क्योंकि वेक्टर्स की जो एडिशन करते हैं हम, वेक्टरों को जो हम जमा करते हैं वो हेड टू टेल रूल से करते हैं। अभी हमने पीछे देखा था 2 और मोर वेक्टर्स कैन बी एडेड, 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर्स को हम ऐड कर सकते हैं, जमा करा सकते हैं टू गिव अ रिजल्टेंट वेक्टर, और एक सिंगल आंसर जो है उस वेक्टर का हम ले लेते हैं, उस सिंगल आंसर को हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। इट्स रिवर्स प्रोसेस इज आल्सो पॉसिबल। तो कहता है इसका जो रिवर्स है, उल्ट प्रोसेस है, वो भी हम कर सकते हैं, कि अगर आपके पास एक ही वेक्टर हो तो उसको उसके पार्ट्स में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी हम हेड टू टेल रूल से क्या करते हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर्स को प्लस करके एक सिंगल वेक्टर बनाते हैं। तो कहते हैं इसका रिवर्स करें, कि एक सिंगल वेक्टर ले लें और उसको 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, तो कहता है ये रिवर्स प्रोसेस जो है ये पॉसिबल है, हम ऐसे कर सकते हैं, और अभी हमने वही करना है। इसी रिवर्स को हम कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रेजोल्यूशन जो है रिजॉल्व करना, हल करना, यानी छोटे पार्ट्स में लेकर जाना, ये इसका मीनिंग बनता है। सो दैट इज क्या है? अ गिवन वेक्टर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स। एक वेक्टर के 2 या 2 से ज्यादा पार्ट्स बनाए जा सकते हैं। दीज पार्ट्स आर कॉल्ड एज कंपोनेंट्स, उसको उसके हिस्से कहते हैं, कंपोनेंट्स कहते हैं ऑफ द गिवन वेक्टर। इफ दीज कंपोनेंट्स आर एड अप, और अगर ये जो छोटे पार्ट्स होंगे अगर इनको दोबारा से प्लस किया जाए, देयर रिजल्टेंट, उनका जो आंसर होगा, इज इक्वल टू द गिवन वेक्टर, उसी वेक्टर के बराबर होगा। सो ये रिवर्स प्रोसेस जो है दोनों तरफ हो सकता है। अब यहाँ पे डेफिनेशन आपके पास आएगी छोटी सी, टू डिवाइड अ फोर्स, एक फोर्स जो है जो कि वो भी वेक्टर होती है, उसको हमने डिवाइड करना है, तकसीम करा देना है इनटू इट्स कंपोनेंट्स, उसके छोटे पार्ट्स के अंदर, इज नोन एज रेजोल्यूशन ऑफ अ फोर्स। तो इसको हम क्या कहते हैं? आप एक फोर्स की रेजोल्यूशन कर रहे हैं, एक फोर्स को उसके छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, और वो हमने अभी यहाँ पे सीखना है। बड़ा इजी काम है। कहते हैं यूजुअली अ फोर्स इज रिजॉल्व्ड इनटू 2 कंपोनेंट। तो कहते हैं आमतौर पे हम 2 कंपोनेंट ही बनाते हैं जो कि ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, सूटेबल होते हैं। 2 से ज़्यादा नहीं बनाते, आमतौर पे 2 ही बनाते हैं। विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और ये दोनों एक दूसरे पे 90 का एंगल भी बना रहे होते हैं, परपेंडिकुलर हैं। दे आर कॉल्ड इट्स परपेंडिकुलर और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो इनको हम एक तो परपेंडिकुलर का भी नाम देते हैं कि जी परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं, या बाज़ औक़ात दूसरा नाम देते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, क्योंकि इसमें रेक्टेंगल बनती है। बहरहाल यहाँ से ना, इधर से लेके यहाँ तक ये याद करें, ये इसकी डेफिनेशन आ जाती है। और ये देखें, ये असल काम ना यहाँ पे हो रहा है, ये समझना है, और यही सारा उसने पैराग्राफ के अंदर जो है वो हमें लिख के दिया हुआ है। अब इसको ज़रा देखें, यहाँ पे ये जो नीले रंग का एक जो लाइन हमने ड्रॉ की है वेक्टर, ये हमारा फोर्स वेक्टर है, ऐसे करके बना हुआ है। एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बना रहा है, देखें थीटा। अब यहाँ पे देखें ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ऐसे करके अगर लाइन ऐसे जा रही होगी तो ये हमारा वाई एक्सिस है, और ऐसे करके आप ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये आपका एक्स एक्सिस होगा। ठीक है ना? तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का आपको पता है पहले से ही, कि ऐसे हमारा एक्स एक्सिस होता है, ऐसे हमारा वाई एक्सिस होता है, जैसे मैथ के अंदर भी हम करते हैं इसको। तो वो हम ड्रा कर लेंगे, और उसके अंदर जो है हमारी फोर्स ऐसे करके जा रही है। ठीक है, और एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है थीटा। तो कहता है कि अगर आप यहाँ वो एक एग्जांपल दे रहा है हमें, कहता है अगर आपके पास एक लाइट हो, ठीक है, ऊपर जैसे ये देखें उसने बीम ऑफ लाइट, ये जो उसने कहा हुआ है कि रोशनी बल्ब जो है या कोई ट्यूब लाइट जो है अगर आप ऊपर लगा देते हैं, तो ये अगर आपकी एक वो कोई चीज़ जा रही है फोर्स, तो इसके ऊपर जब इसकी रोशनी पड़ेगी तो इसका शेडो बनेगा, इसका वो साया बनेगा ज़मीन के ऊपर। तो जो साया है जो ज़मीन पे बन रहा होगा वो उसका एक्स कंपोनेंट होगा, क्योंकि वो एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहा है। और कहता है इसी तरह से ये जो बीम ऑफ लाइट है अगर आप इस साइड पे ले आते हैं
यहाँ पे लाइट का जो सोर्स है उसको ले आते हैं, तो इधर से जब वो शेडो उसका बनना है पीछे को, तो वो यहाँ पे वाई एक्सिस के ऊपर शेडो बन जाएगा। तो इसको जो है उसका वाई कंपोनेंट कहते हैं। ये एक्स कंपोनेंट है, वो वाई कंपोनेंट है। तो कैसे ऐसे करके हम ये दो कंपोनेंट बना सकते हैं। दूसरा ये जो नीचे वाली फिगर है उसमें उसने ये किया है कि ये जो y कंपोनेंट है ना, ये वाला, ये जो एफ वाई लाल रंग का है, इसको यहीं से उठा के दूसरी तरफ ले गया, क्योंकि देखें ये भी उतना ही है। देखें यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो वही है जो इधर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है। तो फिर इस वाले पार्ट को अगर हम उठा लें यहाँ से और उठा के इधर ले आए AC के ऊपर, OB को उठा के AC पे ले जाए तो लेके जाया जा सकता है। तो जो FY है उसको उधर ले जाए। तो अगली डायग्राम के अंदर उसने यही किया है कि इधर से उठा के उसको FY को इधर ले आए, क्योंकि यहाँ ज़रूरी था। और यहाँ देखें प्रॉपर एक पूरी हमारे पास ये ट्राइंगल भी बन रही है कि ये हमारा एक्चुअल F है और उसको हमने क्या किया है, उसके दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया है। ये हमारा जो एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट है उसका ये x के अलॉन्ग कंपोनेंट हो जाएगा, और ये हमारा y के अलॉन्ग FY और FX, ये हमने इनके नाम रख दिए इस तरह से करके। ठीक है, तो ये सारा काम जो है वो उसने इस ये पैराग्राफ के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। अब देखें यहाँ यही सारा कुछ लिखा हुआ है। लेट अस रिजॉल्व अ फोर्स F। कहता है कि हम ये काम करते हैं कि हमारे पास एक फोर्स F है और उसको हम रिजॉल्व करते हैं, उसके पार्ट्स बनाते हैं इनटू इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। उसके जो दो कंपोनेंट बनाने हैं, जाहिर है एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बनाना उनको चाहिए। अ फोर्स F एक्टिंग ऑन अ बॉडी। अब ये यहाँ से हमारी एग्जांपल प्रॉपर स्टार्ट होती है कि एक फोर्स F है, किसी बॉडी पे एक्ट कर रही है, एट एन एंगल थीटा कर रही है एक्स एक्सिस के साथ, और वो डायग्राम 4.11a में वो हमें उसने दिखाया हुआ है। इमेजिन अ बीम ऑफ लाइट। सोचें, इमेजिन करें कि रोशनी की एक शुआ है, एक चीज़ें हैं, इज प्लेस्ड अबव द वेक्टर F। वेक्टर F के ऊपर हमने उसको रख दिया है। एज द लाइट फॉल्स, जो ही जाहिर है वो रोशनी पड़ेगी परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस के 90 डिग्री एंगल के ऊपर, इट विल कास्ट अ शैडो। तो क्या होगा कि ये जो फोर्स F है वो एक शैडो क्रिएट करेगी, साया बनाएगी, कहाँ पे, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो यही उसने लिखा हुआ है, इट विल कास्ट अ शैडो OA ऑफ द वेक्टर F ऑन टू द एक्स एक्सिस। वी कॉल दिस शैडो, हम इस साए को हम क्या कहेंगे, एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर F। तो ये वेक्टर F का एक्स कंपोनेंट है, जैसे मैंने आपको आगे भी एक्सप्लेन कर दिया। इन द सेम वे, इसी तरह से, इफ लाइट इज थ्रोन परपेंडिकुलर टू द वाई एक्सिस, कि लाइट अगर यहाँ से परपेंडिकुलर टू द वाई एक्सिस उधर हम गिराएंगे लाइट को, रोशनी को, क्योंकि रोशनी की शुआएं ऐसे करके निकल के जाएंगी ना, तो वो जाहिर है वाई एक्सिस के परपेंडिकुलरली आ रही होंगी। तो वो फिर क्या होगा कि पीछे शैडो बनेगा वाई एक्सिस के ऊपर, और वो FY जो है वाई कंपोनेंट बन जाएगा। तो यही सारा उसने इस पैराग्राफ में बताया हुआ है। अब ये डेफिनेशन एक निकाल रहा है यहाँ से, अ कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, एक वेक्टर का एक हिस्सा, इज इट्स इफेक्टिव वैल्यू। यानी यहाँ पे डेफिनेशन किसकी दे रहा है, किसी वेक्टर के एक कंपोनेंट की, कि वेक्टर के जो कंपोनेंट होते हैं उनकी डेफिनेशन क्या है, कंपोनेंट क्या चीज है। तो वो बताने लगा है, अ कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, एक वेक्टर का एक जो हिस्सा होता है, इज इट्स इफेक्टिव वैल्यू, ये उसके असर अंदाज होने वाली रकम होती है, इन अ गिवन डायरेक्शन, एक खास सिमत में। अब ये जरा थोड़ा सा देखिएगा, ये हमारी फोर्स है ना, फोर्स हम जाहिर है इधर को लगा रहे हैं, लेकिन हमने जो उसके दो पार्ट्स बनाए हैं, ये जो FX पार्ट जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है और एक FY पार्ट बनाया है, तो ये बेसिकली क्या है कि ये जो हमारी फोर्स है उसका कुछ हिस्सा हमारा ऊपर की तरफ लग रहा है Y एक्सिस की तरफ, और कुछ हिस्सा जो है एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है। तो उसी के दो हिस्से हमने फोर्स के बनाए हैं, यानी उसी फोर्स का इफेक्टिव पार्ट है, उसका असर अंदाज होने वाला हिस्सा है कि उस फोर्स का कुछ हिस्सा जो है Y की तरफ लग रहा है, असर अंदाज हो रहा है Y की तरफ, और कुछ हिस्सा X की तरफ लग रहा है, तो वो X की तरफ इफेक्ट कर रहा है। तो ये इफेक्टिव कंपोनेंट होते हैं, असर अंदाज हो रहा है, यानी असल चीज वही है फोर्स, लेकिन उस फोर्स का कुछ हिस्सा Y की तरफ असर डाल रहा है, कुछ जो है वो X की तरफ असर डाल रहा है। तो जिस डायरेक्शन में भी आप देखें, क्योंकि ये उसने कहा इन अ गिवन डायरेक्शन, तो जिस डायरेक्शन को भी आप लें, फॉर एग्जांपल एक्स वाली डायरेक्शन को लेते हैं, तो एक्स की तरफ उस फोर्स ने जो हिस्सा डाला है उसको हम कहते हैं ये उसका कंपोनेंट है। तो बेसिकली बिहाइंड द सीन वही फोर्स है, लेकिन उस फोर्स का कुछ हिस्सा उधर को चला गया, कुछ हिस्सा दूसरी डायरेक्शन को चला गया। तो ये हम इसकी जो डेफिनेशन है कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स या वेक्टर वो क्या होता है, वो हमें यहाँ से ज़रूर इसको याद कर लेना है।
द एक्स एंड वाई कंपोनेंट, जाहिर है कि ये जो एक्स वाला कंपोनेंट और वाई वाला जो कंपोनेंट है, कैन बी प्रैक्टिकली ड्रॉन, कहते हैं इसको बनाया जा सकता है सिंपली बाय ड्रॉपिंग परपेंडिकुलर। अब ये तो उसने वैसे हमें ज़रा ना डिटेल में बताया, लेकिन कहता है टोटका जो है या आसान तरीका जो बनाने का वो क्या है कि अगर आपके पास ऐसे करके ये फोर्स बनी हुई है ना, तो आपने ये जहाँ पे एंड हो रही है वहीं से परपेंडिकुलर नीचे की तरफ ऐसे ड्रा करते जाना है, नीचे की तरफ। ठीक है, अब जब नीचे की तरफ ड्रा करेंगे ना, तो जहां पे आके वो एक्स एक्सिस को कट कर देगा, तो ओरिजिन से लेके यहां तक जो है वो हमारा एक्स कंपोनेंट बन जाएगा, और जो हमने ये परपेंडिकुलर ड्रा किया नीचे की तरफ, ये उसका वाई कंपोनेंट हो जाता है। तो वो बेसिकली क्या कह रहा है कि वहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, 90 डिग्री की बनाई हुई लाइन नीचे को ले आए, तो उससे आपको इजीली दोनों कंपोनेंट मिल जाएंगे। तो यही वो कह रहा है कि कैन बी ड्रॉन सिंपली बाय ड्रॉपिंग परपेंडिकुलर्स, परपेंडिकुलर ड्रॉप करें फ्रॉम द टिप ऑफ द वेक्टर एफ, ये जो वेक्टर एफ का टिप है उसकी वहां से, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, ऑन टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, उसको इधर से एक्स एक्सिस की तरफ ले आए, उधर से वाई एक्सिस की तरफ ले जाएं, तो वाई की तरफ लेके जाएंगे तो आपको वाई कंपोनेंट मिल जाएगा, एक्स की तरफ लाएंगे तो एक्स कंपोनेंट मिल जाएगा। और ये देखें ना, रेक्टेंगल बन रही है, स्क्वायर बन रहा है या रेक्टेंगल बन रही है, इसलिए तो इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी कहते हैं। ठीक है ना, तो ये इस तरह से द एक्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एफ इज डिनोटेड बाय एफ एक्स, वो मैंने आपको बता दिया कि एक्स की तरफ जो फोर्स का कंपोनेंट है उसको एफ एक्स कहेंगे, साथ उसका छोटा सा सबस्क्रिप्ट लगा देते हैं एक्स का, पता चल जाए कि ये एक्स की तरफ है, और जो वाई कंपोनेंट है उसको हम एफ वाई का नाम दे देंगे। सो कहते हैं फ्रॉम फिगर 4.11 बी, ये जो नीचे वाली फिगर है हमारी, इट इज एविडेंट, यानी कि ये हमें सबूत मिल रहा है दैट एफ इज द रिजल्टेंट फैक्टर। यानी अब देखिए दूसरी तरफ से आप इसको देखें कि यहाँ से कहता है इस डायग्राम से हमें सबूत मिल रहा है कि ये जो एफ वाली फोर्स है ये बेसिकली रिजल्टेंट फोर्स है, किसकी? एफ एक्स की और एफ वाई की। यानी अगर आप ये समझें कि आपके पास दो फोर्सेस थी, कोई एक एफ एक्स थी एक एफ वाई थी, तो आप देखें इनका हेड टू टेल रूल आप लगा रहे हैं। ये मैं थोड़ा मिटा के दोबारा दिखाता हूँ आपको, ये थोड़ा असल में ज़्यादा मैंने लिख दिया है, चल भाई मिट जा। ओके, सो ये देखें ये हमारा एफ एक्स कंपोनेंट है ना, तो ये समझे हमारा ये पहला वेक्टर है, ठीक है, ओ से लेके ए तक, और दूसरा वेक्टर जो है ए से लेके सी तक है, एक ग्रीन वाला और एक रेड वाला। तो दोनों को देखें हमने हेड टू टेल रूल लगा के ही ऐड करवाया हुआ है कि सेकंड वाले का जो टेल है वो फर्स्ट वाले के हेड के साथ मिल रही है, तो हेड टू टेल रूल ऐसे ही बनाते हैं, और जब इसका रिजल्टेंट लेना हो तो ओरिजिन से लेके जाते हैं वहां तक। तो फिर इसका मतलब यही हुआ कि हमारी ये जो फोर्स है वो बेसिकली रिजल्टेंट ही है किनका? एफ एक्स वाले वेक्टर का और एफ वाई वाले वेक्टर का। तो कहता है उस अंदाज से भी हम इसको देख सकते हैं। सो कह रहा है इट इज एविडेंट दैट एफ इज द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ द कंपोनेंट्स एफ एक्स एंड एफ वाई, कि एफ जो है वो एफ एक्स और एफ वाई का रिजल्टेंट है, एक उसका आंसर है सिंगल। मोर ओवर एफ एक्स एंड एफ वाई आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, डेफिनेटली जो दोनों हमारे पार्ट्स हैं एफ एक्स और एफ वाई जो कंपोनेंट हैं वो एक दूसरे के 90 एंगल पे होते हैं, ये भी हमें याद रखना है। Therefore, एफ एक्स एंड एफ वाई आर कॉल्ड परपेंडिकुलर, मैंने आगे भी बता दिया कि चूंकि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो इसलिए हम इनको परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स भी कहते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ, अब ये देखें ये चीज़ें याद करने वाली हैं, याद करने वाला जो प्रोसेस है ना वो डायग्राम, अब ज़रा लॉन्ग क्वेश्चन अगर आता है तो आपने ये एक डायग्राम तो मस्ट बनानी है, चाहे आप ये ऊपर वाली बना लें चाहे ये नीचे वाली बना लें, और उसके साथ फिर आपने यहाँ से इसको जो है वो एज ए लॉन्ग क्वेश्चन रेडी करना है, क्योंकि फिर आप ये सारा बताते हैं कि इसमें ये फोर्स है, ये उसका एक्स कंपोनेंट है, ये वाई कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं, ठीक है, वो आप सारा यहाँ तक इसको लेके आए, इधर तक लेके आए वो सारा एज ए लॉन्ग, और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे आ जाना है, क्योंकि यहाँ पे उसकी एक्चुअल जो कैलकुलेशन है वो हम करते हैं, ये पिछले सिलेबस में भी था, ठीक है, कि ये जो एफ एक्स है एक्स कंपोनेंट वो एक्चुअली है कितना, और एफ वाई जो है वाई कंपोनेंट एक्चुअल कितना है, तो वो फिर हमें यहाँ से देखना है। अब यहाँ से जो है ना ये जो कंपोनेंट्स हमने फाइंड करने हैं, यहाँ पे एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व होती है। ट्रिग्नोमेट्री मैथ का हमारा जो 6वां चैप्टर है उसके अंदर बहुत तफसील से लिखी हुई है, जिसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा आते हैं। वो अगर नहीं पढ़ा हुआ वह वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पे भी छोटा मोटा आइडिया ले लें। एक्चुअली देखें होगा क्या, होगा ये कि ये जो हमारे पास ट्राइंगल बन रही है जिसमें एक तरफ एफ है, एफ वाई है और एफ एक्स है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 का होता है, ये देखें यहाँ पे, क्योंकि हमने कहा ना कि एफ एक्स
और एफ वाई एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, 90 का एंगल बना रहे हैं, तो फिर जाहिर है कि इस जगह पे जो एंगल है वो 90 का होगा। और 90 के सामने वाली जो साइड होती है ना, इसको हम इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज कहते हैं, उर्दू में वितर कहते हैं, उर्दू वाले वितर पढ़ते हैं इसको, हाइपोटेन्यूज। और ये वाली जो साइड है इसको हम अमूद या परपेंडिकुलर कहते हैं, उर्दू वाले अमूद कहते हैं। और ये बेस होती है, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, ये 90 डिग्री वाली जो ट्राइंगल होती है उसमें इनके नाम हम रखते हैं। और यहाँ पे फिर एक रूल इस्तेमाल होता है जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ये सारा मैंने मैथ के अंदर 6 चैप्टर के अंदर बड़ी तफसील से बताया हुआ है, तो वहाँ से भी आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि ये जो हाइपोटेन्यूज है ना, उसको अकेले को एक तरफ रखें, और ये जो हमारे पास ये एफ एक्स और एफ वाई जो है, ये बेस और ये जो क्या नाम है इसका परपेंडिकुलर, ये दोनों एक तरफ होने चाहिए। ये पाइथागोरस थ्योरम है। और यहाँ से ना फिर रेशियोज बनाते हैं। अब ये ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी मुझे बतानी पड़ेगी, ये यहाँ पे उसने बताया भी हुआ है, ये देखें, ये सारा ट्रिग्नोमेट्री जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, वो सारा यहाँ लिखा हुआ है। तो ये समझे, मैं ये सारी वाली चीज़ आपको बता रहा हूँ। तो वो क्या होता है कि यहाँ पे 3 रेशियोज होती हैं, साइन, कॉज, टैन। साइन थीटा या साइन की जो रेशियो है वो कैसे बनती है, उसका फार्मूला है। उसमें हम ये करते हैं कि ये जो परपेंडिकुलर है इसको ऊपर रखेंगे और हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करेंगे। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये हमें याद करना है, वहाँ पे भी हमने मैथ में याद करना है इसको, ठीक है। तो अगर आप वहाँ पहुँच गए, मैं छठे चैप्टर में फिर आता होगा, और अगर नहीं पहुँचे तो फिर आप पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह, तो फिर आप उसको याद तो फिर भी करना है। तो साइन थीटा किसके बराबर है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के, ये याद कर लें। कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज दोनों दफा नीचे आता है, ठीक है। कॉज में बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और एक होता है टैन, टैन होता है उसमें हाइपोटेन्यूज निकल जाता है, उसमें परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। तो ये सारा ना यहाँ लिखा हुआ है, ये देखें, अब यहाँ से भी इसको याद कर सकते हैं कि साइन थीटा जो है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज है, कॉज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है, टैन जो है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस है। ये फार्मूले आने चाहिए। क्यों आने चाहिए, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन हम यहाँ पे लगाएंगे। अब देखें, ये इसको अब पढ़ें जरा। द मैग्नीट्यूड ऑफ द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, ये जो कंपोनेंट्स हैं इनकी जो मिकदार है, कैन बी फाउंड, उसको हम फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम द राइट एंगल्ड ट्राइंगल OAC। जाहिर है कि ये हमारी राइट एंगल ट्राइंगल है OAC, यहाँ से हम कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए उसने लिखा है OA ओवर OC इज इक्वल टू कॉस थीटा। जरा दे देखें, OA ये बेस है, OC जो है ये हाइपोटेन्यूज है, तो यही मैंने बताया था, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज जो है वो कॉस थीटा है, तो ये उसको लिखेगा OA ओवर OC इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब OA और OC दोनों की वैल्यू है हमारे पास, ये देखें, OA क्या चीज़ है, वो fx है, और OC क्या है, वो f है। तो इनकी जगह पे इनकी वैल्यूज लगाएं, OA की जगह पे fx, OC की जगह पे f, और कॉस थीटा अपनी जगह पे। अब चूंकि हमें fx चाहिए, मैथ अब आ गया यहाँ पे, तो हमें चूंकि fx चाहिए तो f को उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे, f यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो fx इज इक्वल टू f cos थीटा, तो जो कि हमारी ये वाली इक्वेशन बन जाती है। तो ये जो इक्वेशन है ना, ये हमें बता रही है कि हमें अगर x कंपोनेंट चाहिए तो उसका फार्मूला क्या है, फिर फोर्स को कॉज ऑफ द एंगल से मल्टीप्लाई करवा दें। आगे हम एग्जाम्पल एक करेंगे और हमें मिल जाएगा का x कंपोनेंट। अब बिल्कुल इसी तरह से fy कंपोनेंट भी ले लेंगे, और उसके लिए अब वो रिलेशन ले रहा है AC ओवर OC बराबर साइन थीटा। AC ओवर OC, जरा देखें, AC हमारा ये है और OC हमारा ये है। तो मैंने बताया था कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के, तो परपेंडिकुलर हमारा AC है और हाइपोटेन्यूज OC है, तो AC ओवर OC इज इक्वल टू साइन थीटा। वो देखिए उसने लिखा है AC ओवर OC इज इक्वल टू साइन थीटा। अब अगेन इनकी वैल्यूज हैं, AC हमारा FY है, ये देखें AC जो है ये हमारा FY है, Y कंपोनेंट है, और OC हमारा फिर वही है, जैसे OC को F लिखा था तो यहाँ पे भी OC को आपने F लिख लेना है। तो FY ओवर F इज इक्वल टू साइन थीटा, जैसे यहाँ बना था FX ओवर F इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो अब यहाँ से फिर उसी तरह के हमें FY फाइंड करना है, तो ये जो नीचे वाला F है जो डिवाइड कर रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई की शक्ल में, तो अब दूसरी इक्वेशन हमें ये मिल जाएगी, FY इज इक्वल टू F साइन थीटा। तो ये जो 2 फार्मूले हैं ये हमें याद करने हैं। जब भी न्यूमेरिकल आएगा तो न्यूमेरिकल में उसने फोर्स दे देनी है, एंगल दे देना है, और कहेगा जी x कंपोनेंट निकालें, y कंपोनेंट निकालें, तो हम ये फार्मूले लगाएंगे, फटाफट वो फार्मूला लग के आंसर आ जाएगा। अब ये मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये सारा हमारा वो मैथ का सारा काम है, तो वहाँ से हमें मिल जाएगी वो चीज़। और ये जो उसने ये टेबल बनाया हुआ है ना, ये टेबल कैलकुलेटर में हमें वैल्यूज़ मिल जाती हैं। ये फ़िलहाल यहाँ याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैथ में है, मैथ में जहाँ याद करना पड़ेगा वहाँ पे हम कर लेंगे। तो
तो इस पार्ट के अंदर हमने क्या किया कि अपने ये जो मेन एक सिंगल फोर्स थी उसको दो कंपोनेंट में डिवाइड किया। अब जाहिर है इसका उल्ट हो सकता है क्वेश्चन, अभी मैंने आपको इसका क्वेश्चन बताया कि कैसे आएगा। ठीक है, एफ दिया हो, एंगल दिया हो, तो हमें एफ एक्स और एफ वाई निकालना आना चाहिए इन फार्मूलों से, वो हम करेंगे। अब क्या होगा, इसी का रिवर्स करेगा, वो कहेगा कि अगर आपको एफ एक्स का भी पता हो, एफ वाई का भी पता हो, यानी दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स जो हैं उनका अगर पहले से आपको पता हो और आपने ओरिजिनल फोर्स निकालनी हो, तो उसके लिए फार्मूला अब यहाँ पे वो हमें करवाएगा। ठीक है, और एंगल भी फाइंड करना होगा, किस एंगल पे फोर्स लग रही है, वो जो एंगल थीटा था तो वो भी हमें अब ये वो इस तरीके से यहाँ पे जैसे वो बता रहा है वो हम फाइंड कर लेंगे। तो ये वो लिख रहा है यहाँ पे, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स, यानी फोर्स की मैग्नीट्यूड कितनी है और उसकी डायरेक्शन का एंगल कितना है, कैन बी फाउंड इफ इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स आर नोन, अगर हमें एफ एक्स और एफ वाई का पता है। अब यहाँ पाइथागोरस थ्योरम जो मैं शुरू में आपको बता रहा था, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम तो लगना ही लगना है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। दोबारा जरा वो डायग्राम पे आए, ये देखें, ये जो हाइपोटेन्यूज है ना वो अकेला एक तरफ होता है, और ये जो दोनों ओ ए और ओ ए सी है ये एक तरफ होंगे, क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर एक तरफ और हाइपोटेन्यूज एक तरफ। तो हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ सी, तो ओ सी के ऊपर स्क्वायर, फिर ओ ए के ऊपर स्क्वायर और ए सी के ऊपर स्क्वायर, ये ओ ए और ए सी वो एक तरफ आएंगे। तो ये देखें फार्मूले में हमने यही लिखा है, ओ सी अकेला एक तरफ है, ओ ए और ए सी एक तरफ है। ये याद रखने का तरीका है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब आपने इनकी वैल्यूज लगा लेनी है। हाइपोटेन्यूज हमारा फोर्स है एफ, वहाँ पे एफ लिखें, ओ ए जो है वो एक्स कंपोनेंट है, ए सी हमारा वाई कंपोनेंट है, ऊपर हम पढ़ चुके हैं। तो एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे एफ फाइंड करनी है, फोर्स, तो फोर्स के ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर को किससे खत्म कराते हैं स्क्वायर रूट से। स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर का उल्ट होता है, तो आप दोनों तरफ जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो इस तरफ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा। ऐसे लिखा हुआ है ना कि एफ लिखा हुआ है और एफ के ऊपर स्क्वायर है, तो जब आप इसके ऊपर ऐसे स्क्वायर रूट लगाएंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट जाएंगे, खाली एफ रह जाएगा। और इधर जब आपने स्क्वायर रूट ऐसे करके लगाना है तो वो तो रहेगा। तो वही एक फार्मूला मिल गया कि अगर आपने फोर्स निकालनी है तो एफ एक्स और एफ वाई जो हमें गिवन होंगे सवाल में वो वैल्यूज लगाएंगे, उनके स्क्वायर्स लेंगे, उनको प्लस करेंगे और उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब ये भी ज़ाहिर है सवाल आएगा तो करेंगे, तो इस तरह से फोर्स आ जाएगी। लेकिन फिर साथ कहते हैं एंगल अगर थीटा आपको चाहिए तो उसके लिए फिर आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, टेन थीटा। टेन थीटा मैंने बताया था कि टेन में हाइपोटेन्यूज निकल जाता है बीच में से, सिर्फ आता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा एफ वाई है, बेस एफ एक्स है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू एफ वाई ओवर एफ एक्स। तो वो उसने यहाँ पे बनाया है, ये देखें टेन थीटा इज इक्वल टू एफ वाई ओवर एफ एक्स। और चूंकि हमें सिर्फ एंगल चाहिए तो टेन को उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे, टेन इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। टेन ने जब दूसरी साइड पे जाना है तो टेन इनवर्स हो जाना है। और ये भी आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, आप देखें वहाँ पे साइन कॉस टेन लिखे हुए हैं, और जब टेन इनवर्स लेना हो तो शिफ्ट दबा के टेन दबाएं तो टेन इनवर्स आ जाता है। फिर जो भी वैल्यू लगानी हो वो हम कर सकते हैं। नीचे उसने एक छोटी सी एग्जाम्पल दी हुई है, मैं साथ ही करवा देता हूँ। वैसे आपको पता है कि न्यूमेरिकल्स के साथ मैं सारी एग्जाम्पल साथ साथ करवाता हूँ, तो इंशाल्लाह ये अलहदा से भी करवाऊंगा लिख के सारा। अभी जुबानी थोड़ा सा समझ लें क्योंकि बिल्कुल सिंपल सा काम है। अब यहाँ देखें ये जो एग्जाम्पल 4.3 है ना, यहाँ कहता है एक फोर्स है आपके पास 160 न्यूटन की, F इज इक्वल टू 160, वो आप लिख लें साथ। इज एक्टिंग ऑन अ वुडन बॉक्स, किसी वुडन बॉक्स पे लग रही है, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो एंगल भी हमें मिल गया, एंगल 60 डिग्री, एफ भी है, थीटा भी है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ इट्स एक्स एंड वाई कंपोनेंट। तो उसी फोर्स का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट निकालना है। तो आपने क्या लगाना है, एफ फार्मूला एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। तो एफ की वैल्यू 160 लिखें, कॉस थीटा एंगल कितना है 60 डिग्री, तो कॉस 60 कैलकुलेटर पे करके देखें वो 0.5 आ जाएगा, सिंपल काम है। कॉस का बटन दबाएं और 60 लिखें, इक्वल टू दबाएं, आपको 0.5 मिल जाएगा। अब 160 को और 0.5 को जस्ट मल्टीप्लाई करना है तो 80 आंसर आपको मिल जाएगा। क्योंकि देखें टोटल फोर्स कितनी है 160, तो x की तरफ कितनी लग रही है 80 न्यूटन, क्योंकि सारी की सारी x तरफ नहीं लगनी, 60 का एंगल भी बन रहा है, वो तो y कंपोनेंट भी होगा कि ऊपर की तरफ कितनी का लग रही है। तो एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। अब 60 डिग्री का साइन लें वो 0.866 आता है, और 160 के साथ इसको भी मल्टीप्लाई करें तो 138.6। तो ऐसे करके दोनों कंपोनेंट जो है आप निकाल सकते हैं, इजी काम है। तो ये हो गया।
अब आगे टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। अब ये क्या है? मोमेंट हमने पीछे पढ़ा था, टॉर्क वगैरह, घूमने का इफेक्ट कि कोई चीज़ कितना घूम सकती है, ठीक है, वो चीज़ अभी दोबारा से आ रहा है, वो हम देखते हैं। इसका प्रिंसिपल एक रूल बनाएगा, फार्मूला बना के देगा। टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी। कहता है ये एक एक्टिविटी कर लें तो आपको फिर ये मोमेंट समझ आ जाएंगे। अब यहाँ एक्टिविटी में क्या है, इंग्लिश में नहीं पढ़ रहा, इंग्लिश पढ़ लीजिएगा, मैं आपको जुबानी बता देता हूँ। वो कहता है जी एक मीटर रॉड लें, जैसे एक फुट्टा होता है ना आपका, आम फुट्टा 12 इंच का फुट्टा होता है लकड़ी का, तो एक बड़ा फुट्टा की तरह की चीज़ होती है जिसको मीटर कहते हैं, वो पूरा मीटर है, मीटर रॉड कहते हैं उसको। तो कहता है वो ले और उसको एक हिंज के ऊपर जो है ये ऐसे करके फलक्रम बना हुआ है, तो उसके ऊपर उसको बैलेंस करें। अब बैलेंस करके ना फिर कहता है उसके साथ वेट लटकाएं, एक तरफ 2 वेट लटका लें, जैसे उसने ये लटकाए हुए, एक वेट यहाँ पे W1 लटकाया हुआ है, एक वेट यहाँ पे लगाया हुआ है W2, और इस तरफ एक W3 वेट जो है वो इधर लगाया हुआ है। इस वाले वेट को थोड़ा ज़्यादा कर लिया हुआ है, देखें वो नज़र आ रहा है, यहाँ पे 2 ईंटें बांधी हुई हैं W1 पे, यहाँ 3 बांधी हुई हैं, तो यहाँ टोटल 4 ईंटें बांधी हुई हैं। तो बहरहाल जितना मर्जी वो कर ले। और साथ ये आप पीछे पढ़ा था हमने कि ये जो टार्क होता है उसमें एक तो वेट भी होता है, उसका फोर्स जितनी होती है, और साथ उसका मूवमेंट आर्म होता है कि वो सेंटर से कितना डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे उसका डिस्टेंसेस भी उसने दिए हुए हैं। ये जो वेट W2 है उसका डिस्टेंस L2 है, W1 का L1 है, सेंटर के साथ डिस्टेंस, और इसी तरह ये जो वेट W3 है उसका L3 है। अब पीछे मूवमेंट का पिछले लेक्चर में हमने फार्मूला क्या पढ़ा था कि फोर्स इंटू मूवमेंट आर्म, F इंटू L, ये उसका मूवमेंट होता है, टॉर्क होता है। टॉर्क किसके बराबर है? जितनी फोर्स हो और जितना मूवमेंट आर्म हो, ठीक है, जितनी लेंथ हो। तो फोर्स को और लेंथ को मल्टीप्लाई करें तो वो टार्क बनता है। अब तीनों वेट हैं तो तीनों का अलग से टार्क होगा। तो W1 का टार्क क्या होगा कि W1 इंटू L1, वेट को और लेंथ को मल्टीप्लाई कर दें वो टार्क मिल जाता है उसका। इसी तरह W2 इंटू L2, ये सेकंड वाले वेट का टार्क बन जाएगा, और इसका क्या होगा W3 L3। तो ये देखें यहाँ उसने बनाए हुए हैं। अच्छा, और मजे की बात कि ये वाली साइड जो है उसने इस वाली साइड को बैलेंस किया होगा, क्योंकि हमने वेट इस तरह से एडजस्ट करने हैं कि वो ना इधर को रोटेट करे ना उधर को रोटेट करे, ठीक है, बिल्कुल दरमियान में सीधा रहे। तो सीधा रहने का मतलब ये होगा कि जितना टार्क इस साइड पे लेफ्ट साइड पे प्रोड्यूस हो रहा है उतना ही टार्क जो है वो राइट साइड पे प्रोड्यूस होगा। तो इस साइड पे जो टार्क क्या है, दोनों वेट्स का है, W1 का और W2 का, और दूसरी तरफ जो टार्क है वो सिर्फ W3 का है। तो यहाँ पे देखें ये उसने एक इक्वेशन बना के हमें दी है, ये वाली। तो ये रिलेशन जो है वो क्या बनता है कि टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट। वो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज क्या है, अगर ये वाला वेट हम निकाल दें W3, तो ये वेट होंगे, तो ये वेट क्या करेंगे, नीचे को जाएंगे, और हमारा जो मीटर रॉड है ऊपर की तरफ जाएगा। तो ऊपर की तरफ जाएगा तो ऐसे को घूम रहा है ना, तो ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखें इस साइड में हमने एंटी क्लॉकवाइज लिखा है, और अगर हमारे ये वेट ना हो और ये वेट हो तो ये फिर इसने इस तरफ को घूमना है ऐसे करके, तो ये क्लॉकवाइज हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए एक तरफ हम एंटी क्लॉकवाइज लिख रहे हैं, दूसरी तरफ हम क्लॉकवाइज लिख रहे हैं, और दोनों बराबर हैं इसलिए तो वो बैलेंस में है, तो इसलिए इसको बराबर रखेंगे। और जाहिर है कि इस साइड का जो मूवमेंट है वो W1 L1 और W2 L2 है, तो ये देखें लिखा है हमने, और उस साइड पे सिर्फ W3 है तो वो लिख देंगे, तो दोनों ने उसको बैलेंस कर देना है। सो कहते हैं दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, और इसकी डेफिनेशन अब क्या बनेगी, कहता है व्हेन अ बॉडी इज इन बैलेंस्ड पोजिशन। अब ये सारा पीछे पढ़ने का मकसद यही था कि हमें ये समझ आ जाए। तो कहता है जब एक बॉडी बैलेंस पोजीशन में है, जैसे कि यहाँ पे ये पूरी बॉडी जो है हमारा मीटर रॉड वो बैलेंस में है, तो व्हेन अ बॉडी इज इन बैलेंस्ड पोजीशन द सम टोटल ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट, जाहिर है अबाउट किस पॉइंट, ये वाले सेंट्रल पॉइंट के इर्द गिर्द है ना, तो कहता है द सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट, जो क्लॉकवाइज मूवमेंट जो इधर से बन रहा है ये वाला, वो उसका सम, जाहिर है उसमें दो हैं उसके मोमेंट्स, द सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट इक्वल्स, वो बराबर हो जाता है, जैसे यहाँ पे बराबर रखा है, द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, यानी जितना क्लॉकवाइज मूवमेंट बन रहा है जितना एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है वो दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। इसी को हम ये लॉ जो है इसका नाम देते हैं, ठीक है, ये अबाउट दैट पॉइंट। तो ये क्या लॉ है, इसका नाम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। तो आपने ये हेडिंग प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट और आपने साथ ही उसकी डेफिनेशन याद कर लेनी है।
आगे ये जो एग्जांपल्स हैं 4.4, अब इस तरह से जुबानी समझाना बड़ा मुश्किल है, तो ये अगेन जब मैं न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा ना उसके साथ लिख के आराम से वहाँ पे करेंगे तो समझ आ जाएगी। नेक्स्ट अभी हम ये टॉपिक ये भी करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास। तो ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये क्या होगी? ग्रेविटी आपको पता है ज़मीन की कशिश, ज़मीन किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। तो कोई भी जैसे कोई भी चीज़ है, छोटी है या बड़ी है, तो उसका सेंटर निकालना होता है कि एक ऐसी जगह जहाँ पे हमें लग रहे कि ये पूरी बॉडी का जो एक सेंटर है वो ये वाला है। ठीक है, कुछ इस तरह की चीज़। अभी ज़रा इसको पढ़ते हैं, साथ साथ समझते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज कंपोज्ड ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल। कोई भी बॉडी है तो उसके अंदर कोई एक पार्टिकल तो नहीं होता। आप उसके एटमों पे चले जाएं, मॉलिक्यूल्स पे चले जाएं या छोटे छोटे ज़र्रात पे चले जाएं तो वो लाखों करोड़ों होते हैं। ठीक है, और हर जर्रे के ऊपर, हर मॉलिक्यूल के ऊपर ग्रेविटी जो है वो लग रही होगी। तो ये वो बात कर रहा है, ईच पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हर पार्टिकल के ऊपर ग्रेविटी लग रही होती है, डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। ज़ाहिर है ग्रेविटी हमेशा किधर को लगती है? ज़मीन की तरफ। ग्रेविटी क्या कर रही है, ज़मीन क्या कर रही है? हर चीज़ को अपने सेंटर की तरफ खींच रही होती है, सेंटर ऑफ द अर्थ। ये वो बात कर रहा है। एज द ऑब्जेक्ट इज स्मॉल, चूंकि ज़ाहिर है जिस चीज़ को भी हम एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं वो बहुत छोटी है ज़मीन के मुकाबले में, एज कम्पेयर टू द अर्थ। द वैल्यू ऑफ जी, ये जो जिस फोर्स से ज़मीन उसको खींचती है, कैन बी टेक इज एज यूनिफॉर्म, उसको हम एक जैसा ही ले लेते हैं। तमाम पार्टिकल्स के लिए वो जो जी है वो एक जैसा ही है। ठीक है, देयरफॉर ईच पार्टिकल एक्सपीरियंस द सेम फोर्स। तो इसका मतलब फिर क्या हुआ कि हर पार्टिकल पे एक जैसी फोर्स लग रही है, और वो फोर्स किसके बराबर होती है? वेट के। अब मेरा जितना वेट है, मेरा अगर लेट्स सपोज 60 kg वेट है, मास है, तो उसका वेट कितना होगा? उसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, 640 न्यूटन। तो ये वेट है मेरा, तो जितना मेरा वेट है उतनी ही ज़ाहिर है वो ग्रेविटी लग रही होती है। ठीक है, तो इसलिए हर पार्टिकल के ऊपर जितनी ग्रेविटी लग रही है वो mg के बराबर है। W इज इक्वल टू mg। वेट किसके बराबर होता है? मास को ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करें, जैसे मैंने अपनी एग्जांपल आपको दी। सो सिंस ऑल दीज फोर्सेस, अब हर पार्टिकल पे उतनी फोर्स लग रही है। और ये देखें उसने ये जो 4.14a डायग्राम है वहाँ पे वो दिखाने की कोशिश भी की है कि ये जो ये वाला पार्टिकल है तो उस पर फोर्स लग रही है नीचे को, ये पार्टिकल है नीचे को, तो कितने सारे पार्टिकल्स हैं, सबकी जो ऊपर ग्रेविटी की फोर्स नीचे की तरफ लग रही है। ठीक है, और इन सब का सम भी तो हो सकता है क्योंकि ये सारे वेक्टर्स हैं। जैसे ऊपर हमने पढ़ा कि भाई बहुत सारे वेक्टर्स जो हैं उनको हेड टू टेल रूल के जरिए आप ऐड करवा सकते हैं, तो ये भी करवा सकते हैं। आप करेंगे नहीं, लेकिन इमेजिन हम कर लेंगे कि हम करवा सकते हैं, क्योंकि ये तो लाखों करोड़ों हैं, तो इनको कैसे जमा करवाना है। सो कहते हैं सिंस ऑल दीज फोर्सेज आर पैरेलल, और जाहिर देखेंगे सारी पैरेलल फोर्सेज हैं, नीचे की तरफ बिल्कुल एक जैसा एंगल बनाते हुए ज़मीन के साथ जा रही हैं। तो ये सारी फोर्सेज पैरेलल है एंड एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। सो देयर रिजल्टेंट इज शोन इन द फिगर। तो फिगर में एक रिजल्टेंट, कोई एक रिजल्टेंट तो आना ही आना है, तो वो हमने यहाँ पे सी के ऊपर ले लिया है फिगर 4.14b में। ठीक है, तो ये उसका रिजल्टेंट आ गया। तो ये रिजल्टेंट जो है शोन द फिगर विल बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, तमाम फोर्सेस के सम के बराबर होगा। अब यहाँ से फिर डेफिनेशन डेवलप करेंगे। कहता है वी नो दैट द सम ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ऑल पार्टिकल्स इज इक्वल टू द टोटल वेट। अब देखें ना, मेरा जो वेट है जितना मैं कह रहा हूँ 640 या 600 न्यूटन, ठीक है, तो वो कैसे आया कि मेरा एक एक पार्टिकल्स के ऊपर जो फोर्स लग रही है उन सब का टोटल करके मेरा जो टोटल वेट आया, ठीक है, तो उसी के बराबर होगी। तो इसलिए जो भी बॉडी है उसके ऊपर जितनी ग्रेविटी लग रही है वो तमाम छोटे छोटे पार्टिकल्स की ग्रेविटीज के सम के बराबर होगी। ये वो यहाँ पे कह रहा है, तो इंडिविजुअल्स के। तो इसलिए देखें W इज इक्वल टू mg है, तो फिर कैपिटल M जो है, कैपिटल M का मतलब उसका टोटल मास जो है वो किसके बराबर होगा? सम। ये जो है ना, ये जो सिग्मा बनता है ऐसे करके ऐसे, ये सम की निशानी होती है कि आप ऐड करवाते हैं। किसको करवा रहे हैं? स्मॉल m को, छोटे छोटे m's, एक एक पार्टिकल का मास जो है वो ऐड करके वो टोटल बड़े m के बराबर है, तो उससे टोटल उसका वेट आ जाएगा। अब ये उसकी डेफिनेशन है जो आपने याद करनी है। डेफिनेशन क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज दैट पॉइंट। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी का सेंटर वो एक नुक्ता होता है वे टोटल वेट ऑफ द बॉडी, जहाँ पे बॉडी का सारा वजन अपीयर्स टू बी एक्टिंग, हमें लग रहा होता है कि वहाँ पे लग रहा है। यानी एक ऐसा नुक्ता जहाँ पे पूरा बॉडी का वेट हमें फील हो रहा हो कि इस जगह पे लग रहा है, उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सिंपल सी बात।
इफ अ बॉडी इज सपोर्टेड एट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कहता है ये जो अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी का हमें पता चल जाए कि भाई कौन सा पॉइंट है जहाँ पे उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो वहाँ से उस बॉडी को सपोर्ट करें। जैसे कि ये मेरे पास है, तो इसका मैं समझता हूँ कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे है, तो मैं यहाँ रख के उसको सपोर्ट करूँगा तो वो बैलेंस हो जाएगी वहाँ पे। जैसे हमारा ऊपर जो मीटर रॉड था वो बैलेंस हुआ था, ठीक है। तो ये वो बात करेगा, इट स्टेज देयर, ये वहीं पर रुका रहेगा विदाउट रोटेशन, रोटेट नहीं करेगा, घूमेगा नहीं एक तरफ, ठीक है, क्योंकि वो हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर हमने उसको सपोर्ट किया हुआ है। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ रेगुलर शेप्स लाइज एट इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर, जो भी रेगुलर शेप्स हैं, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, तो उनका जो भी ज्योमेट्रिकल सेंटर बनता है वहाँ पे ही उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। और ये चंद उसने बताए हुए हैं, तो ये हमें याद कर लेने हैं। जो स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल। ये मैंने देखे ऊपर रेक्टेंगल बनाने की कोशिश की है, तो रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो ऐसे करके जाते हैं, एक डायगोनल ये बनेगा, एक डायगोनल जो है वो इधर को बनेगा। तो इन दोनों का जो जहाँ पे कांटेक्ट आता है ना, ये वाला, ये जगह होती है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और इसी तरह जो ट्राइंगल है उसका क्या होता है, उसने कहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस। अब मीडियंस क्या होते हैं कि ये जो साइड है ना उसका मिडल पॉइंट लें और उसको अगले कोने के साथ मिलाएं, इधर वाली साइड का मिड पॉइंट लें, उसको अगले कोने से मिलाएं, और इसी तरह इसको जो है इधर से बनाएं। तो ये ऐसे करके एक जो सेंटर मिलता है, यहाँ पे इसका जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनता है। तो इस तरह से मुख्तलिफ शक्लों के बनाते हैं। राउंड प्लेट, जो गोल प्लेट अगर होगी तो उसका सेंटर ऑफ द प्लेट, क्योंकि सर्कल है तो सर्कल का जहाँ सेंटर होता है वहाँ पे ही होगा। सफियर का भी उसने दिया हुआ है, सिलेंडर का दिया हुआ है, मीटर रूल का दिया हुआ है। तो ये सारे हमें याद रखने हैं। चले मेरे ख्याल आज का जो लेक्चर है ना यहाँ तक ही रखते हैं, मैं भी थक गया हूँ। नेक्स्ट इंशाल्लाह, क्योंकि इसी को फॉरवर्ड आगे चलाएंगे कि इसी को यूज़ करते हुए सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ प्लेन लैमिना इसको करेंगे एंड सो ऑन। बाकी चीज़ें इंशाल्लाह 1-2 लेक्चर और बन जाएगा इस चैप्टर का। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।